बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए। मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं। थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है ईद अभी चल रही है और चलती रहनी चाहिए। मैं तो लखनऊ का बाशिंदा, वहां ईद 1 महीने की होती है और आप भी ईद 1 ही महीने की रखिएगा, 1-2 दिन में नहीं खत्म होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये प्यार, आपकी मोहब्बत बार बार खींच के लाती है। तबीयत थोड़ी नासाज हो तब भी दवा खा के आने का मन करता है कि आइए, क्योंकि जब मैं आपके पास होता हूं, आपसे रूबरू होता हूं, आपसे मतलब आपसे और आपसे बाजी, यकीनन बिल्कुल तबीयत दुरुस्त हो जाती है। लगता है कि हाँ कुछ है ही नहीं, परेशानी ही नहीं है। और यही बात है जो खींच खींच कर मुझे पिछले 17 बरस से यूं ही लाती रहती है। लोग पूछते हैं कि ये बताइए आप खाते क्या हैं। खाता तो मैं यही हूं जो आप पानी पीते हैं, लेकिन दाल रोटी। लेकिन सच ये है कि ये जो ऊर्जा कहते हैं या इसे ऊष्मा कहते हैं या जिसे आप एनर्जी कहते हैं, ये कुछ और है ही नहीं, खेल ही नहीं है। जब आपको प्यार हो जाए अपने काम से और काम को आपसे, तो फिर कुछ जरूरत न रह नहीं जाती। थैंक यू सो मच। लेकिन आज एक शो शुरू करूं, मेहमानों से तारुफ कराऊं अपना, 1-2 लोग और आने वाले हैं उनसे बात करूं, जो बच्चे हैं यहाँ पे मौजूद मैं उनसे बात करूं। थैंक यू मैम, थैंक यू। जरूर आप गाएंगी, एक दिन जरूर गाएंगी। मुझे मैं गाया था, मैंने देखा था, मैं जरूर गाएंगी। आप बस भरोसा रखिए, ये आप ही का मंच है, आप लोगों का मंच है, तो जरूर आप गाएंगी। लेकिन आज एक भारी मन से मैं एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये कि जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं कुत्तों को लेकर, उस पर कभी अभी तक किसी का ध्यान नहीं है। पेपर में वो घटनाएं आ रही हैं, घरों से उठा के ले जाएं कुत्ते और हत्या हो जाए, बच्चों की मौत हो जाए, बड़ों की मौत हो जाए। ये बहुत दुखद है। जी नमस्ते। मेरे पास जो पेपर की कटिंग है उसके हिसाब से अलीगढ़ में कुत्ते ने 4 माह की बच्ची को घर से उठा ले गया, मौत के घाट उतार दिया। डॉक्टर सफदर खान जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड थे, डॉक्टर थे, कुछ दिन पहले उनके साथ हुआ। 13-14 डॉक्टर्स ने उनको कुत्तों ने घेरा और उसके बाद उनको मार दिया। उसके बाद मुजफ्फरनगर की घटना है, मुरादाबाद में 7 साल के बच्चों को कुत्तों ने ऐसा किया, और अमरोहा में 2 साल में 9 बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है, या 9 शख्स के साथ अमरोहा में। मेरे पास हैदराबाद की कटिंग रखी है कि आंध्र प्रदेश में भी कुत्तों ने नोचा, 1.5 साल की बच्ची की मौत, हैदराबाद। आखिर ये सामान्य घटना नहीं है, निश्चित तौर से इस पर गौर करना चाहिए। हम रोज बात करते हैं बड़े मसलों पर मुझे लगता है कि ये इससे ज्यादा बड़ा और मसला क्या होगा, इस पर भी जरूर गौर करना चाहिए, जरूर बात करनी चाहिए। बाकी जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये मैं इसलिए मेंशन करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए, जरूर कोई ना कोई बोलना चाहिए। कहां से आई हैं आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहां से? हल्द्वानी। हल्द्वानी से। वाह, मैं आज अभी दोपहर में ही हल्द्वानी में किसी से बात कर रहा था। कैसी हैं आप, क्या करती हैं? आई एम ए टीचर। टीचर हैं, वाह। तो हल्द्वानी में, दिल्ली में? करेंटली दिल्ली। दिल्ली में। तो कुछ कहना चाहती हैं? या डेफिनेटली हम लोगों को लाइक दे आर एनिमल्स, दे डोंट नो, दे डोंट हैव ब्रेन। सो बेसिकली हम लोग को उस चीज के लिए लाइक जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है, जो भी हम लोग कर सकते हैं उस चीज को रिलेटेड, तो टू स्टॉप दैट डेफिनेटली वी शुड गो अहेड। जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको लेकर जरूर कुछ बात करनी चाहिए। और आप सारे लोग कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली 6। दिल्ली 6 से। पहले तो दिल्ली की ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको, बहुत बहुत। तो घूमने निकले हैं ईद में, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को देखकर। और यकीनन थोड़े से जब माहौल में घूमेंगे तो खुशनुमा माहौल में तो अच्छा लगेगा। कुछ कहना चाहते हैं जनाब? शुक्रिया। कुछ नहीं कहना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। इधर से लोग कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? सर हम बिहार के हैं, हाँ। महिपालपुर में रहते हैं। बिहार से हैं जी। तो सर मुझे यही कहना है कि मनीष काश्यप जी है, हाँ। उनके ऊपर एनएसए क्यों लग गया सर? बिल्कुल, आपके लोग आते रहे हैं यहाँ पे, सवाल उठाते भी रहे हैं, और जरूर कोई ना कोई गौर होगा उस पर, वो केस सुना जाएगा। मैम नमस्ते, आप नमस्ते कर रही थी मुझे, मैं बहुत देर से आपको नमस्ते कर रहा था। सर कुछ कहना चाहते हैं आप? कहाँ से आना हुआ?
सर मैं अभी तो बेंगलोर से आया हूँ, वैसे दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। हाँ पिछले 6 साल से बेंगलोर में रह रहा हूँ। हाँ कुत्तों के लिए सर, हमारे घर में खुद का पालतू कुत्ता है, उसने मुझे भी काटा है। भाई ये एक घटना हो जाती है, कई बार हो जाता है ऐसा कि क्योंकि नहीं सर, बहुत साधारण सारे कुत्ते एक सर साथ जहाँ पर होते हैं, बहुत सारे कुत्ते एक साथ जहाँ पर होते हैं, कभी वो घेर के ऐसा कुछ इंसिडेंस हो जाता है, लेकिन ये वंस ऑफ द मतलब बहुत सारों में एक है। सर 2 साल के अंदर 9 घटनाएं हैं, सिर्फ एक छोटे से अमरोहा में। मैं खुद डॉग लवर हूं। अमरोहा जो छोटा सा शहर है। सर आपने कुत्ता पाला है? मैं कोई इस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मैं तो आपसे कह रहा हूं सुप्रीम जी, उसी ने काटे हैं मेरे को। लेकिन अगर 2 साल में 9 लोगों की जान चली जाए, छोटे से अमरोहा में, मुरादाबाद में 7 साल के बच्चे को कुत्ता खींच के ले जाए और इतना काटे मार दे, मुजफ्फरनगर में की घटना है, अलीगढ़ में 2 घटनाएं, डॉक्टर सफदर जा रहे थे टहलने, 10-12 कुत्तों ने एक साथ घेरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्तों को हटाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कुत्तों को भगा दें, उनकी कुत्तों का साथ रहना सोसाइटी में, हमारे साथ जितना पुराना इतिहास हमारा है उतना ही उनका हमारा साथ है, शायद सबसे पुराना दोस्त है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन हाँ डर लगता है, सर जब डर लगता होंगे तो डर है। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, तो मुझे डर लगता है कुत्तों को देख के। मैं अपना फोन रख लेता हूँ, सब कुछ ये कूदते हुए फोकस रखे कि काट ना ले। इनका भी जी बिल्कुल है, मैं उनका भी व्यू पॉइंट लूंगा, सारा व्यू पॉइंट लूंगा, लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, विनीत त्यागी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, राघवेंद्र दुबे जी कुछ देर में मौजूद रहेंगे, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, सूर्या मैथिल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक, अनिल कुमार गर्ग राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात जहां से शुरू करना चाह रहा था कि आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बोल रहे थे कि नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब कुछ चंगा, यहां से बात शुरू करेंगे हम। उन्होंने ये बात कही और यहां से बात स्टार्ट करेंगे, लेकिन मुद्दा हमारा विपक्षी एकता का है, हम वहां तक जाएंगे, लेकिन बीच बीच में सवाल और जो आपके दिमाग में बात आएगी उसको उठाता जाऊंगा। जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी आपने जंगली कुत्ते, पागल कुत्तों की बात उठाई, देखिए कहीं से कोई चीज जोड़ेंगे नहीं, मैंने आपको पहले वार्न कर दिया कि मैंने जो बात कही है उसी पे रहेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ हूँ प्रतीक जी, मैं वहीं पर हूँ। इसी प्रकार के कुछ नरभक्षी उत्तर प्रदेश में 2014 से पहले घूमते थे, उठा के ले जाते थे घरों से, खाले खिंचवा कर रोडों में बिकवा देते थे, हत्याएं कर देते थे, बलात्कार कर देते थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। मैं तो इस बात से परेशान था, मैं तो इस बात से परेशान था कि जो आवारा कुत्ते हैं, जो काट रहे हैं और जो मार रहे हैं लोगों को, उन पर बात हो, लेकिन इन्होंने वहां से वहां जोड़ा। ये इनका मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं तुम्हारे पास, आ रहा हूं 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड नहीं, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। ना रंगदारी ना फिरौती, यूपी में अब किसी की नहीं है बापोती। और रही बात विपक्षी एकता की, तो प्रतीक जी आप देखिए कैसी मैं विपक्षी एकता में आता हूं। एक बच्चा बोलना चाहता हूं, मैं आता हूं। जी क्या नाम है बेटा? मेरा नाम हसीन पठान है जी। मैं कहना चाहता हूँ, अब यूपी में इतने सेफ हैं लोग कि पुलिस के सामने उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। इतने ज्यादा सेफ हैं लोग, इतने ज्यादा सेफ लोग हैं कि पुलिस के सामने नो, अब नहीं। ईशान मैं काउंटर देने दीजिए, काउंटर, अरे बच्चा पूछने दीजिए, मैं आऊंगा। कि एक विधायक को बड़े बाजार 50 गोलियां मारी जाती है, उसके बाद भी उसके अंदर सांस बचती है, तो हॉस्पिटल में 20 गोलियां स्ट्रेचर पे मारी जाती है। वो सेफ थे या आज नरभक्षियों का एनकाउंटर हो रहा है, तो आज जनता सेफ है? प्रतीक जी, सबसे पहले सबसे पहले तो पूरे देश को धन्यवाद। बहुत आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को मैं याद करते हुए सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा पंचायती राज दिवस की। आज हमें पंचायती राज दिवस मिला था। दूसरी बात यहाँ पे ये देखिए, उत्तर प्रदेश की हमने बात की, मणिशंकर अय्यर वाज द पंचायती मिनिस्टर एट दैट टाइम। यस,
जी। आई रिस्पेक्ट एवरीवन और सबको शुभकामनाएं और सबको याद करते हुए जितने भी नेता उस टाइम के थे, जितने प्रतिपक्ष के नेता थे। बिल्कुल देखिए, सूर्य मैथिल जी ने बोला कि नरबख्शियों को खत्म किया जा रहा है। मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूं कि जितना भी अपराध है उत्तर प्रदेश में वो खत्म होना चाहिए। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया है? आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए। क्या उत्तर प्रदेश में मर्डर होने बंद हो गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में नारियों पे, स्त्रियों पे क्या बोलते बलात्कार होने बंद हो गए हैं? क्या हत्याएं खत्म हो गई हैं? कितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है? बिल्कुल इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं आया है। दूसरी बात यहाँ पे ये सुन लीजिए, एक सवाल इनसे ले लेता हूं मैं कि आप बताइए कि जिन बाहुबलियों को ये पाल रहे हैं, एक बाहुबली जिसकी बीवी एमएलसी बन के आ गई, इंडिपेंडेंट बनी लेकिन इनके समर्थन से बनी एमएलसी बन के आ गई, उस पे ये कब कार्रवाई करेंगे? दूसरी बात यहाँ पे ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनपे आज उनपे जो रेसलिंग की दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू करी है, उस पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? श्रीकांत त्यागी, मेरे को त्यागी होते हुए बोलते हुए शर्म आ रही है। नहीं, ये मत सोचा करिए, ये मत सोचा करिए अपराधी। मैं उम्र में आप छोटे हैं मुझसे, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, कभी मत सोचा करिए जो अपराधी है वो अपराधी है। कहाँ ऊपर चढ़े हो उतने ऊपर, आसमान पे जाओगे क्या? पेड़ पे चढ़ के बोलोगे जाओ? हाँ, तब संवेदना नहीं आई थी जब किसान यहाँ पे बैठे हुए थे, उत्तर प्रदेश के सारे किसान आके दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हुए थे, तब इन्हें संवेदना नहीं आई थी। जी, इनसे सबसे पहले मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, इन्होंने इतनी सारी कहानी को कह दिया, मैं तो पूछना चाहता हूँ 2017 से पहले का वो जंगल राज उत्तर प्रदेश के लिए ठीक था या आज उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी है? पहली चीज। दूसरी चीज, एनसीआरबी के मेरे भाई ने आंकड़े बताए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में तो आज कोई भी जाएगा एफआईआर करा सकता है, लेकिन राजस्थान कैसे महिला अपराध में, हत्या में, बलात्कार में नंबर 1 है? क्या इसकी सरकार है? इतना चिल्लाते हैं ये, कहाँ से आना हुआ? उत्तर प्रदेश प्रयागराज। उत्तर प्रदेश प्रयागराज, वाह नहीं कहा मैंने अभी तक। तो कैसे हैं आप? अच्छे हैं। जा रहे हैं या आए हैं वहां से प्रयागराज से? आए हैं सर। आए हैं, कोई काम यहाँ काम काम नहीं था, टहलने आए हैं। टहलने आए? वाह, क्या प्रयागराज का आदमी कितना बढ़िया है, वहां से टहलने के लिए चल दिया है। हाँ बेटा बोलो, क्या आप बोल रहे थे? हाँ जी सर, मैं गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर से जी। और सर अपराध कम तो हुआ है पहले की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में जी, लेकिन सर अपराध कम होने के साथ साथ विकास के काम भी हुए हैं। कहीं भी चले जाइए आप तो 4 लेन 6 लेन से मतलब जो भी है वो मतलब एक जो भारत माता श्रृंखला बन रही है उससे काफी ज्यादा रोड अच्छे हो गए। क्या नाम है आपका? सचिन पांडे सर। सचिन पांडे। तो सचिन पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाजीपुर के रहने वाले। वाह, और आपका नाम? दिलशाद अंसारी। अंसारी भाई, पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारक। और मैंने कहा कि 1 महीना ईद चलता है हमारे लखनऊ में, तो 1 महीने चलेगी ईद, ना तो सेवैयाँ खराब होंगी और ना तो वैसे इंशाल्लाह वैसे ही रहेगा। आपको सिवाई खिलाते हैं। कानपुर अब नहीं आएंगे, कानपुर में गड़बड़ होता है, पहले लखनऊ रुकेंगे। हाँ मैं, अरे कानपुर मेरा घर है तो आएंगे। कुछ कहना है? जी बिल्कुल। हाँ तो बोलिए। बोलना यही चाहते हैं कि सरकार ने कुछ भी ठीक नहीं किया। बगल में गजब पांडे जी के बगल में अंसारी भाई खड़े थे। पांडे जी से पूछा कहाँ के रहने वाले? बोले गाजीपुर के। बोले बहुत अच्छा चल रहा, चमन हो गया, ये हुआ वो हुआ, रोड बनी, ये हुआ, बढ़िया। मैंने पूछा अंसारी भाई आपका? बोले कुछ काम नहीं हुआ। अब कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है? तुम बताओ जल्दी से, क्या काम हुआ? सर जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि गाजीपुर में और जो भी पूर्वांचल है वहाँ पे पहले सर अपराध बहुत ज्यादा थे। पहले अपराध पूर्वांचल में बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब कंट्रोल है। अंसारी सर जी आज भी वही है। आज भी वही है? आज भी वही है। बदला क्या है आप खुद जानते हैं कौन कर रहा है। जी जनाब, आराम से, बहुत आराम से मैं बात करूंगा। जी 1 मिनट को। कहाँ से आना हुआ साहब? असम से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है साहब? मेरा नाम मनीष कपूर है। मनीष कपूर जी, क्या काम करते हैं आप? मैं अपना बिजनेस है मेरा। बिजनेस है, तो असम में या दिल्ली में है? असम में। असम में है जी। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते। आसाम वाले अभी चुप हैं लेकिन बोलेंगे। जी कहाँ से आना हुआ साहब आपका? यहीं पे हूँ। यहीं पे कैनॉट प्लेस से? ऐसे कैनॉट प्लेस में ही काम आपका काम है?
बहुत अच्छी बात। कुछ कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं? मैं ये बोला था चाह रहा था सर कि उनकी जो चश्मा है ना, वो चश्मा वो विकास की ओर नहीं दिखती है। उनका वो जो चश्मा है वो पहले को देखते हैं, जो पहले जो था वो अच्छा था, अभी जो चल रहा वो अच्छा नहीं है। अच्छा, तो चश्मा जो लगा हुआ है। माता जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? हम पटना से आए हैं। पटना से? ओए होए, बेटी है उधर नथुनी। बेटी है और कौन कौन? ये बेटी है, हाँ। ये बेटी है, ये नथुन पुतो है। अच्छा, ये दोनों ये गायक है लड़की। ये गायक है तो सबको लेके आई हैं? बहुत अच्छा गाती है। तो मकसद क्या है आने का? आप घूमने गए थे? हाँ? हमसे मिलने आई हैं? अरे हाय, और पूरा परिवार लेके आई हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रोग्राम में बुला लेती, जब इतने लोग आ रहे तो हमें आ जाते वहाँ। इतने लोगों को लेके आप आई हैं यहाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप आई हैं तो कौन गाता है? ये गाती है। अच्छा, तो मैं सुनूंगा अभी थोड़ी देर में जी। नहीं, हम लोग जाएंगे बेटा। जाएंगी आप? अरे 5-10 मिनट रुक जाइए। अब जब मिलने आए तो इतना ऐसी जल्दी। ओ भाई, अगर हल्ला मचाना कुछ करना तो बगल में एक दुकान और है। अरे माता जी यार, हल्ला मचाना बगल की दुकान है, और अगर चुपचाप शांति पूर्वक देखना है तो ये बढ़िया है, चल रहा है। उम्र है 85 साल। अब पटना से आई हूँ आपसे मिलने, तो ये इसका गाया एक तो भजन सुन लो बस। भजन सुन ले? हम सुन लेंगे, बिल्कुल सुन लेंगे, बिल्कुल सुन लेंगे। मैं अरे जा रहा तो बैठो 2 मिनट अभी। अरे गार्ड साहब, कहाँ के रहने वाले हो तुम? बलिया? अरे उधर बॉर्डर क्रॉस कर जाओ, बिहार पहुंच जाते हो। एक माता जी को चाय पिलाओ, जल्दी जल्दी आ। मैं आया। बातचीत के सिलसिले को जोड़ रहे थे और यूपी और से बात शुरू करी थी, लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं है। नीतीश कुमार आज कोलकाता पहुंचे और उन्होंने दीदी तो दीदी से मुलाकात की। और जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं पाजी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो नीतीश जी का प्लेन वहां से उड़ चुका है और लखनऊ की सरजमी पे पहुंच चुका है। और वहां वो अखिलेश जी से, भतीजे से मुलाकात होगी और वो पूरी एकता में जुटे हैं कि किसी तरह से विपक्षी एकता हो जाए। ममता बनर्जी कहती हैं, मैं चाहती हूं, दीदी कह रही हैं, मैं चाहती हूं कि बीजेपी 0 हो जाए। अब यहां से विपक्षी एकता की बात वहां से शुरू की थी मैंने बात। सबसे पहले कांग्रेस, एंड देन आई विल कम टू बीजेपी। जी, जब 9 वर्षों में जिस तरह से लगातार कोड़े भाषण हो रहे हैं और जिस तरह जुमलों की बारिश हो रही है, जिस तरह युवा बेरोजगार है, मध्यम वर्ग को महंगाई से उसकी कमर तोड़ी जा रही हो, संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह लगातार प्रहार हो रहा हो, और जिस तरह से लोकतंत्र को तार तार करके अपने मित्र को बचाने के लिए संसद तक को बंधक बनाने की बात हो, 10 सेकंड दीजिए। मैं पक्का भगा दूंगा तुमको। मेरे शो में नहीं, तुम्हें ज्यादा चिंता है तो बगल की दुकान में जाओ, लेकिन अगर इस दुकान में शटर तभी खुलता है जब आदमी चुपचाप खड़ा होना जानता है, समझे जी? प्रतीक जी, जब इन मुद्दों पर बात करने की जरूरत है इस देश में, आज मीडिया का एक बड़ा वर्ग सिर्फ सरकार की गलत चीजों को सही ठहराने का काम, चरण चुम्बन करने का काम, और कहीं ना कहीं जो गलत को सही ठहराकर देश में नफरत का एक बीज जो सरकार बो रही है उसको आगे करने का काम, उसमें पानी डाल रही है। मैं बोलूंगा, क्यों हंस रहे हैं आप? क्यों? मैं आपको आई विल गिव यू। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ये लोग कुछ नहीं मिलता तो मीडिया के ऊपर आरोप करना शुरू। तो मीडिया अगर सही करेगी तो वो सही बोलेंगे, गलत करेगी तो गलत बोलेंगे। मीडिया तो एक आईना दिखाने का काम करती है, मीडिया गलत सही नहीं करती है। मीडिया सिर्फ खबर दिखाती है, उसमें सही मानना है गलत मानना है ये देखने वाले का नजरिए के ऊपर निर्भर है। देखिए प्रतीक जी, आपकी बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन देश का आज एक बड़ा मीडिया का वर्ग सिर्फ चरण चुंबन कर रहा है सरकार के दबाव में। ये पूरा देश देख रहा है। रात दिन हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद नफरत की आग पैदा करता है। युवाओं के रोजगार की बात नहीं, महिलाओं के अधिकार की बात नहीं, महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं, ये नहीं करता है। इस पर बात होनी चाहिए। जनाब आली, कहाँ से आना हुआ? मैं आ रहा हूँ। कहाँ से आना हुआ? यूपी में कहाँ से? बदायूं से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर नाजिम। अच्छा, मोहम्मद समीर नाजिम। समीर नाजिम। नाजिम भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? बोलिए, मैंने सुन लिया था। ये कहते हैं कि प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है, कानून व्यवस्था। हाँ, ये मैथिल साहब कह रहे थे। अब इनसे ये पूछो कि पुलिस के सामने गैर लोग आके मार रहे हैं, तो ये कहाँ का क्या है, इंसाफ क्या है? उमेश पाल को बताओ ना, जब उस टाइम कहा कि पुलिस प्रशासन जब उमेश पाल को मारे। कानून है, कानून है, कोर्ट है, कौन देगा न्याय? न्याय कौन देगा? पुलिस है, प्रशासन है। किसको करना चाहिए? प्रशासन करेगा ना। तुम लोग ठोकोगे,
तुम ठोकोगे, तुमने ठेका ले रखा है, भाई पुलिस किस लिए? कहे तो अगर सुनो नाजिम भाई, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, और पांडे जी मेरी तरफ देखो। उन्होंने कहा कि मीडिया गड़बड़ है। अरे भाई सुनो, बैग वाले, काले बैग वाले, सुनो कि मीडिया गड़बड़ है, मीडिया सही काम नहीं कर रही है। ऑफ कोर्स काम तो सही कर रही होती तो बहुत अच्छा होता, नहीं काम सही कर रही है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर माइक लगा देता तो वहां वही हो जाता जो थोड़ी देर में होने वाला था। मुझे मालूम है कितनी देर। नाजिम भाई की कुछ बात है। मारा कौन गया? अपराधी। मारा किसने? अपराधी ने। हथकड़ी किसकी थी? पुलिस की। पुलिस की अभिरक्षा में मारा। प्लीज नाजिम भाई, मारा किसने? अपराधी ने। मरा कौन? अपराधी। लेकिन अभिरक्षा किसकी थी? पुलिस की। पुलिस की कस्टडी में मरा। यह सवाल है। सवाल तो कई सारे हैं, मैं उधर जाना नहीं चाहता क्योंकि फिर वही बात होगी। कैसा आदमी मरा है ये ऐसा आदमी मरा है यहाँ पे कि वो हटता ही नहीं। रुको जी, मैं हाँ, देखिए, जो आदमी मरा है उसने एक ना एक दिन कोर्ट सजा देती और उसे ईश्वर सजा देता। पहली बात तो ये है। बिल्कुल सुन लीजिए, मैं समाज के लिए एक बात बोलना चाह रहा हूँ। ये बोलने नहीं दे रहे। मैं समाज के लिए बात बोलना चाह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने मारा, जिस अपराधी ने मारा, उसने जय श्री राम बोला। सबसे दुख की बात यही लगी मुझे कि हत्या करते हुए जय श्री राम बोला, मेरे राम का नाम खराब करने का काम किया। और क्या बोलते, समाज को इस तरह की चीजों को साथ नहीं देना चाहिए। उसका ये असर होना ही था। देखिए, इन्होंने जय श्री राम को कोट कर दिया, लेकिन इनको कन्हैया लाल के वो हत्यारे याद नहीं है। अल्लाह अकबर कर गर्दन काट दी। सुनिए, अगर नाटक ड्रामा करना है तो कंपनी खुलवाई हमने, 3-4 जगह शो हो रहा है, वहां ले जाइए। जी चुपचाप खड़े रहिए जी। कानून व्यवस्था पे सवाल तो है कि पुलिस अवरक्षा में अगर पुलिस नाकामयाब रही और सरकार नाकामयाब रही, इसमें कोई शक थोड़ी, इसमें पीट के थपथपाने की बात है। अपराधी था, ये बात सही थी, लेकिन अपराधी को मारा किसने? अपराधी ने मारा और पुलिस सुरक्षा नहीं कर पाई, सरकार सुरक्षा नहीं कर पाई। ये तो अभी वीडियो जारी कर रहे हैं। वीडियो देखा, उसकी भाषा देखिए कि ऐसा लगता है कि किसी गली के गुंडे ने कोई वीडियो जारी कर दिया हो। अभी देखा हो कि नेताजी के लिए क्या बात की, नेताजी के लिए इन्होंने, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए क्या बात करी इन्होंने, बीजेपी वालों ने। इनकी मानसिक जो निकृष्टता थी उसमें झलक रही है। जिसको सरकार, जिसको मोदी जी पद्म विभूषण देते हैं, उसको ये इनके कार्यकर्ता, इनके लोग क्या। एक मिनट, नेताजी की मूर्ति लगा दीजिए गेट पे, कैसी बातें कर रही है? मोदी जी खुद आए थे घोषणा करने के लिए इंडिया गेट के ऊपर, नेताजी की मूर्ति वहां लगी। वो नेताजी की बात नहीं कर रहे हैं, ये नेताजी अपनी पार्टी के नेताजी की बात कर रहे हैं जी। हाँ, गजब है ये राजनीति भी, गजब है राजनीति। कौन नेताजी? मैं आ गया जी। जी देखिए प्रतीक जी, कितना दर्द निकल रहा है। 5 बार जिनकी पार्टी से वो विधायक रहे, 5 बार जिनकी पार्टी, एक बार जिनकी पार्टी से सांसद बना दिया अपराधी को। यदि अपराधियों का सफाया हो रहा है तो पेट में दर्द। और प्रतीक जी, क्या ये पहले ही घटना है पुलिस अभिरक्षा के अंदर हत्या की? आज से पहले हत्या नहीं हुई क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हत्या नहीं हुई? ध्यान दे रहे इनको पहले ध्यान से देखिए। कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद को आदर्श मानने वाले लोग, इनकी शक्ल देख लीजिए, किस तरीके के बाद दूसरे को अपराधी करते हैं। उनका जिंदाबाद बोलते हो कि नहीं बोलते हो? उनकी जिंदाबाद बोलते हो, मत्था टेक के आए हैं। मानने मैंने बात शुरू की थी कुछ आवारा कुत्तों से, बात शुरू की थी आवारा कुत्ते से जो लगातार शासन प्रशासन जीवन के लिए खतरा है और खतरा बने हुए हैं। उनको ठीक से हैंडल करना या उनके लिए कोई व्यवस्था कायम करना बेहद जरूरी है। जरूर सुनेंगे भैया, बहुत जल्दी में तो नहीं हो, पहले बच्ची का गाना सुनेंगे और उसके बाद आपकी बात सुनेंगे। कहां से आना हुआ आपका?
हमारा ही रोहनी से। हाँ? रोहनी सेक्टर 5। रोहनी से? अच्छा रोहनी तो हम छलांग लगाए पहुंच जाए, तुम्हारा पटना से। पटना वाले से पहले सुन लेंगे, फिर रोहनी वाले से वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद करा दो। अहम सबूत मिल सकते हैं। किरणदीप अमृतसर एयरपोर्ट से लंदन भागने की फिराक में थी, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अधिकारियों ने उसे रोक लिया, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने उससे कई घंटों की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। हालांकि अमृतपाल की पत्नी किरणदीप पर अभी कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत रोका गया। और अमृतपाल की पत्नी किरणदीप से पूछताछ के 3 दिन बाद अमृतपाल भी गिरफ्तार हो गया। हालांकि पूछताछ के बाद किरणदीप को लंदन जाने से रोक दिया गया था। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाने वाली थी, लेकिन किरणदीप पर लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हुआ था और इसी वजह से उसे विदेश जाने से रोका गया। किरणदीप एनआरआई है और उसके पास यूके की नागरिकता है, जबकि उसका परिवार मूल रूप से जालंधर के कुलारा गाँव का रहने वाला है। अमृतपाल से उसकी शादी इसी साल 10 फरवरी को हुई थी। बताया गया कि शादी से करीब 1 साल पहले दोनों सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। और उधर भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस मुस्तैद है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने साथ ही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद से पंजाब पुलिस अलर्ट हो गई। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक गुरुद्वारे के अंदर नजर आ रहा है, जिसमें वो संगत को भी संबोधित करता हुआ नजर आया। और अफ्रीकी देश सूडान में चल रही लड़ाई के बीच बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिकों को निकालने का काम भी जारी है। भारत के करीब 3000 लोग सूडान में फंसे हैं, जिन्हें वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। इसके लिए सऊदी अरब की मदद भी ली जा रही है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के मुताबिक हिंसा प्रभावित सूडान से कुछ भारतीय सुरक्षित सऊदी अरब पहुंच गए। हालांकि इनकी सटीक संख्या अभी भी नहीं पता चली है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि उसने सूडान से अपने और मित्र देशों के कुछ नागरिकों को बाहर निकाला है। इनमें कई राजनयिक भी हैं। सऊदी अरब के 91 जबकि मित्र देशों के 66 यात्री सुरक्षित निकाले गए हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कुवैत, कतर, यूएई, मिस्र समेत कई देशों के नागरिक हैं। और उधर उत्तर प्रदेश के इटावा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां नायब तहसीलदार संदीप सिंह की जगह उनकी कुर्सी पर एक महिला जाकर बैठ गई। और वो महिला तहसीलदार के सारे कामकाज भी निपटाने लगी। मतलब उसने फरियादियों की समस्याएं सुनकर उसका निपटारा भी किया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया और दावा किया गया कि ये महिला तहसीलदार की पत्नी है, जिसके बाद एसडीएम ने जांच के आदेश दे दिए। इस बीच यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग कार के बोनट पर एक आदमी को घुमाते नजर आए और बेखौफ होकर कार को सड़क पर भगाते दिखे। इस दौरान कुछ लोगों ने कार सवारों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी कार सवार बोनट पर ही उस आदमी को बैठाकर भगा ले गया। रोक ले भाई, रोक ले यार। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि 2 कारों के बीच टक्कर होने के बाद आरोपियों ने दूसरी कार के ड्राइवर को अपनी कार के बोनट पर बैठा लिया था। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में संपूर्णानंद मल नाम के एक पूर्व प्रोफेसर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के समर्थन में धरने पर बैठ गए और पुलिस पर शाइस्ता के साथ ज्यादती करने और डराने का आरोप लगा दिया। धरना दे रहे पूर्व प्रोफेसर संपूर्णानंद मल का कहना है कि अतीक के परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस शाइस्ता के साथ सही व्यवहार करे। पति उसके पुत्र की हत्या के बाद अब उसके साथ सम्यक व्यवहार हो और उसको माननीय अदालत में पेश किया जाए। गोरखपुर शहर में टाउन हॉल के पास बनी गांधी प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन के दौरान संपूर्णानंद मल हाथों में बैनर भी लिए दिखाई दिए, जिस पर शाइस्ता और अतीक के परिवार के समर्थन में बातें लिखी थी। धरना दे रहे संपूर्णानंद मल को गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 6 साल पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में माफिया सरगना अतीक अहमद के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाले आरोपियों पर एक्शन हुआ। पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, क्योंकि दोनों पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने और उसे वायरल करने का आरोप था, जिसके बाद पुलिस की साइबर सेल ने जांच करके नौशाद और फैजान नाम के दोनों आरोपियों पर एक्शन लिया। जो भी व्यक्ति आपत्तिजनक पोस्ट डालेगा वो ये मान के चले कि हमारी नज़र उसके ऊपर है और कठोर से कठोर कार्रवाई उसके ऊपर विधि सम्मत हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 अप्रैल को माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद ही उज्जैन के नौशाद और फैजान नाम के लड़कों ने पोस्ट लिखी थी, जिसकी शिकायत लोगों ने पुलिस से की थी। और उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि बखमुत के जिन इलाकों पर पुतिन की सेना ने कब्जा किया था, वहां उनकी सेना ने जोरदार हमले किए, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वीरान पड़ चुके शहर में एक के बाद एक जोरदार धमाके होते दिखे। खंडहर हो चुकी इमारत पर टैंक के जरिए एक बड़ा धमाका होता नजर आया।
जिसके बाद वहां आग लग गई। धुएं का गुबार उठने लगा। हमले के बाद इतना ज्यादा धुआं उठ रहा था जिसे देखने पर लग रहा था मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। यूक्रेन की सेना का दावा है कि ये वही इलाका है जिस पर 2 दिन पहले ही रूस ने कब्जे का दावा किया था। असल में पुतिन की सेना ने पश्चिमी बखमुत के 3 जिलों पर पूरी तरह कब्जा कर लेने का दावा किया था। बीते कई महीनों से पूरा बखमुत भयंकर जंग का मैदान बन गया। पुतिन की फौज और ज़ेलेंस्की की सेना के बीच लगातार गोलीबारी और मिसाइल हमलों से कई शहर खंडहर बन गए। हजारों लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। पश्चिमी बखमुत में एक भी ऐसी इमारत नहीं है जिस पर हमला नहीं हुआ हो। पिछले 5 महीने से रूस की सेनाएं हमले कर रही हैं। हालांकि उनकी कोशिश के बावजूद बखमुत पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं आ सका। इस बीच उधर अफ्रीकी देश सूडान में हालत बिगड़ते ही जा रहे हैं। राजधानी खर्तूम और उसके आसपास दूसरे शहरों में लगातार बमबारी हो रही है, जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ती जा रही है। वहां की सेना और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम के पैरामिलिट्री ग्रुप के बीच 2 बार तय हुआ सीज फायर टूट चुका है। दोनों तरफ से भयानक गोलीबारी और बमबारी की जा रही है। खर्तूम के पास विस्फोट के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा। सूडान के ज्यादातर हवाई अड्डे वॉर जोन में तब्दील हो गए। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद हो जाने से लाखों लोग घरों के अंदर दुबके हैं। सबसे बड़ी चिंता वहां रह रहे विदेशी नागरिकों की सुरक्षा का है। सूडान पर राज करने को लेकर करीब 1 हफ्ते से चल रही भीषण लड़ाई सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान ले चुकी है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मोगा से भगोड़े अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल 18 मार्च से फरार चल रहा था। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 36 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अजनाला कांड के बाद से अमृतपाल फरार चल रहा था। हालांकि अमृतपाल के सभी साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उसके साथियों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। कल शाम पुलिस को जानकारी मिली थी कि अमृतपाल मोगा के रोड़ा गांव में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उसे सुबह गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल भेष बदलकर कई राज्यों में देखा गया था। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही थी। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जाल बिछाया और 36 दिन बाद उसका लुका छिपी का खेल खत्म हो गया। भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने मोगा के रोड़ा गांव में डेरा डाल रखा था। अमृतपाल के गांव के गुरुद्वारे में छिपे होने की खबर मिली थी। वो 18 मार्च से फरार चल रहा था। पंजाब पुलिस का ये ऑपरेशन पूरी रात चला। अमृतपाल पर एनएसए के तहत केस दर्ज है। पंजाब पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार पंजाब के कई जिलों और डेरों में दबिश दे रही थी। डिब्रूगढ़ की जेल में सुरक्षा बेहद सख्त की जा रही है, जहां आईबी और एनआईए की टीम उससे पूछताछ करेगी। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल से जुड़े 9 और आरोपी बंद हैं। अमृतपाल का साथी पप्पल प्रीत भी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। डिब्रूगढ़ जेल में सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक सारे इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। अमृतपाल को भी उन्हीं 9 कैदियों की तरह हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। पंजाब पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद उसे पहले मोगा से भटिंडा लेकर पहुंची थी और फिर भटिंडा एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया। इससे पहले पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के कई साथियों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ में अमृतपाल की लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। अमृतपाल की पंजाब से लगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तलाश की जा रही थी, लेकिन अमृतपाल भेष बदलकर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल कर रहा था। सबसे पहले अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 18 मार्च को जाल बिछाया था। इस दौरान पुलिस ने उसके कई साथियों को तो गिरफ्तार किया, लेकिन अमृतपाल भागने में कामयाब रहा। तब से पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वो भेष बदल कर लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थक की रिहाई के लिए अजनाला थाने पर हमला किया था। इस घटना के बाद से वो सुर्खियों में आया था और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। 23 फरवरी को समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर हमला किया था। 23 फरवरी को अमृतपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अजनाला हिंसा के बाद से ही पुलिस अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई थी। अमृतपाल के कई साथियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अमृतपाल सिंह फरार हो गया, जिसके बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। और इससे पहले 20 अप्रैल को जांच एजेंसियों ने अमृतपाल की पत्नी किरणदीप से पूछताछ की थी और कई घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था, क्योंकि जांच एजेंसियों को शक था कि किरणदीप से पूछताछ में उन्हें अमृतपाल की लोकेशन को लेकर अहम सबूत मिल सकते हैं। किरणदीप अमृतसर एयरपोर्ट से लंदन भागने की फिराक में थी, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अधिकारियों ने उसे रोक लिया, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने उससे कई घंटों की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। हालांकि अमृतपाल की पत्नी किरणदीप पर अभी कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत रोका गया। और अमृतपाल की पत्नी किरणदीप से पूछताछ के 3 दिन बाद अमृतपाल भी गिरफ्तार हो गया।
हालांकि पूछताछ के बाद किरणदीप को लंदन जाने से रोक दिया गया था। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाने वाली थी, लेकिन किरणदीप पर लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हुआ था और इसी वजह से उसे विदेश जाने से रोका गया। किरणदीप NRI है और उसके पास यूके की नागरिकता है, जबकि उसका परिवार मूल रूप से जालंधर के कुलारा गाँव का रहने वाला है। अमृतपाल से उसकी शादी इसी साल 10 फरवरी को हुई थी। बताया गया कि शादी से करीब 1 साल पहले दोनों सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। और उधर भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस मुस्तैद है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने साथ ही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद से पंजाब पुलिस अलर्ट हो गई। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक गुरुद्वारे के अंदर नजर आ रहा है, जिसमें वो केरल के कोच्चि में पीएम मोदी ने किया रोड शो। केरल को देंगे वाटर मेट्रो और डिजिटल साइंस पार्क की सौगात। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी। चामराजनगर और हासन में अमित शाह तो चिक्कलबल्लापुर में नड्डा का रोड शो। कर्नाटक में बहुमत का दावा। यूपी निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाला मोर्चा। सहारनपुर की रैली में यूपी के माफिया पर बोला हल्ला। यात्री सुरक्षित निकाले गए हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कुवैत, कतर, UAE, मिस्र समेत कई देशों के नागरिक हैं। और उधर उत्तर प्रदेश के इटावा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां नायब तहसीलदार संदीप सिंह की जगह उनकी कुर्सी पर एक महिला जाकर बैठ गई और वो महिला तहसीलदार के सारे कामकाज भी निपटाने लगी। मतलब उसने फरियादियों की समस्याएं सुनकर उसका निपटारा भी किया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया और दावा किया गया कि ये महिला तहसीलदार की पत्नी है, जिसके बाद SDM ने जांच के आदेश दे दिए। इस बीच यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग कार के बोनट पर एक आदमी को घुमाते नजर आए और बेखौफ होकर कार को सड़क पर भगाते दिखे। इस दौरान कुछ लोगों ने कार सवारों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी कार सवार बोनट पर ही उस आदमी को बैठाकर भगा ले गया। रोक ले भाई, रोक ले यार। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि 2 कारों के बीच टक्कर होने के बाद आरोपियों ने दूसरी कार के ड्राइवर को अपनी कार के बोनट पर बैठा लिया था। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में संपूर्णानंद मल नाम के एक पूर्व प्रोफेसर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के समर्थन में धरने पर बैठ गए और पुलिस पर शाइस्ता के साथ ज्यादती करने और डराने का आरोप लगा दिया। धरना दे रहे पूर्व प्रोफेसर संपूर्णानंद मल का कहना है कि अतीक के परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस शाइस्ता के साथ सही व्यवहार करे। पति उसके पुत्र की हत्या के बाद अब उसके साथ सम्यक व्यवहार हो और उसको माननीय अदालत में पेश किया जाए। गोरखपुर शहर में टाउन हॉल के पास बनी गांधी प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन के दौरान संपूर्णानंद मल हाथों में बैनर भी लिए दिखाई दिए, जिस पर शाइस्ता और अतीक के परिवार के समर्थन में बातें लिखी थी। धरना दे रहे संपूर्णानंद मल को गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 6 साल पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में माफिया सरगना अतीक अहमद के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाले आरोपियों पर एक्शन हुआ। पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, क्योंकि दोनों पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने और उसे वायरल करने का आरोप था, जिसके बाद पुलिस की साइबर सेल ने जांच करके नौशाद और फैजान नाम के दोनों आरोपियों पर एक्शन लिया। जो भी व्यक्ति आपत्तिजनक पोस्ट डालेगा वो ये मान के चले कि हमारी नज़र उसके ऊपर है और कठोर से कठोर कार्रवाई उसके ऊपर विधि सम्मत हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 अप्रैल को माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद ही उज्जैन के नौशाद और फैजान नाम के लड़कों ने पोस्ट लिखी थी, जिसकी शिकायत लोगों ने पुलिस से की थी। और उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि बखमुत के जिन इलाकों पर पुतिन की सेना ने कब्जा किया था, वहां उनकी सेना ने जोरदार हमले किए, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वीरान पड़ चुके शहर में एक के बाद एक जोरदार धमाके होते दिखे। खंडहर हो चुकी इमारत पर टैंक के जरिए एक बड़ा धमाका होता नजर आया, जिसके बाद वहां आग लग गई। धुएं का गुबार उठने लगा। हमले के बाद इतना ज्यादा धुआं उठ रहा था, जिसे देखने पर लग रहा था मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। यूक्रेन की सेना का दावा है कि ये वही इलाका है जिस पर 2 दिन पहले ही रूस ने कब्जे का दावा किया था। असल में पुतिन की सेना ने पश्चिमी बखमुत के 3 जिलों पर पूरी तरह कब्जा कर लेने का दावा किया था। बीते कई महीनों से पूरा बखमुत भयंकर जंग का मैदान बन गया। पुतिन की फौज और ज़ेलेंस्की की सेना के बीच लगातार गोलीबारी और मिसाइल हमलों से कई शहर खंडहर बन गए। हजारों लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। पश्चिमी बखमुत में एक भी ऐसी इमारत नहीं है जिस पर हमला नहीं हुआ हो। पिछले 5 महीने से रूस की सेनाएं हमले कर रही हैं। हालांकि उनकी कोशिश के बावजूद बखमुत पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं आ सका। इस बीच उधर अफ्रीकी देश सूडान में हालत बिगड़ते ही जा रहे हैं। राजधानी खर्तूम और उसके आसपास दूसरे शहरों में लगातार बमबारी हो रही है।
जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ती जा रही है। वहां की सेना और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज नाम के पैरामिलिट्री ग्रुप के बीच 2 बार तय हुआ सीज फायर टूट चुका है। दोनों तरफ से भयानक गोलीबारी और बमबारी की जा रही है। खर्तूम के पास विस्फोट के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा। सूडान के ज्यादातर हवाई अड्डे वॉर जोन में तब्दील हो गए। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद हो जाने से लाखों लोग घरों के अंदर दुबके हैं। सबसे बड़ी चिंता वहां रह रहे विदेशी नागरिकों की सुरक्षा का है। सूडान पर राज करने को लेकर करीब 1 हफ्ते से चल रही भीषण लड़ाई सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान ले चुकी है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मोगा से भगोड़े अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल 18 मार्च से फरार चल रहा था। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 36 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अजनाला कांड के बाद से अमृतपाल फरार चल रहा था। हालांकि अमृतपाल के सभी साथी भैया जी की बात, अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। न्यूज़ 18 के द्वार लगा जनता का दरबार। अजी न्यूज़ 18 के द्वार लगा जनता का दरबार। भैया जी कहन में मन की बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहन में एक बार आपका फिर से स्वागत। पता कैसे चलेगा कि बिहार के हो? कैसे पता चलेगा कि बिहार से हो? बिल्कुल अलग खड़े रहना चाहिए। बिहार का आदमी तो बिल्कुल अलग खड़े होना चाहिए। कैसे पता चलेगा इतने बीच में कि तुम बिहार के हो? पता चलना चाहिए ना, आइडेंटिफाई होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं लखनऊ का तो लखनऊ वाला नजर आना चाहिए। अब पहले समझने की कोशिश करो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने तो यही कहा भाई, समझ में आना चाहिए। देखो भाई, अगर एक के साथ एक वाले हो तो मुझे माफ करना, चुपचाप खड़े रहना। कहाँ से आना हुआ बेटा? लखनऊ से। गांव से चुपचाप खड़े रहना है ना। जो चुपचाप खड़े रहेंगे वो उनके ऊपर अपने शहर की जिम्मेदारी है। और जो हल्ला मचा रहे हैं, खीसे काट रहे हैं, नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारी। कहाँ से आना हुआ आपका? कानपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत करेंगे, जरूर करेंगे। मैंने बात आज शुरू की थी आवारा कुत्तों से, जहां पे जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं। अलीगढ़ में दूसरी घटना, 4 महीने के बच्चे को कुत्ते घर से अंदर से उठा ले गए। उससे पहले डॉक्टर, उनके ऊपर आक्रमण किया कुत्तों ने, दोनों की मौतें हुई। मुरादाबाद में घटना है, इसी तरह हैदराबाद से खबर है। अमरोहा में 2 साल में मुझे बताया कि 8 मौतें हो चुकी हैं कुत्तों की। वहां से मैंने बात शुरू की थी। अमूमन हम लोग सोचते हैं ये खबर बड़ी नहीं है, ये छोटी खबर है। बड़ी खबर है। और ये सोसाइटीज के अंदर क्या हो रहा है, कुत्ते काट रहे हैं, बहुत सारे तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। निश्चित तौर से बड़ी खबर है, हमको जरूर ध्यान देना चाहिए। फिर मैंने यूपी पे आज जो मुख्यमंत्री ने बोला वहां से शुरू किया कि सब चंगा, और उन्होंने कहा कि नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। वहां पे बात शुरू करी। और उसके बाद में विपक्षी एकता पे,
जहां पे आज नीतीश जी बंगाल गए थे और बंगाल से जब मैं अभी प्रोग्राम कर रहा हूं यहां पे, तो वो वहां पे लखनऊ पहुंच चुके हैं अखिलेश जी से बातचीत करने के लिए। तुम ये सब कुछ मत सुनना। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं, क्या नाम है इनका? बता दो नाम बेटा। आरुषि। गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब अली बोलिए। ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष आज तक कहाँ सो रहा था जो माफियाओं को पनाह दे रहा था? कहाँ सो रहे थे केजरीवाल जी? कहाँ थे केजरीवाल जी? ये माफियाओं को पनाह दे रहे, हम ऐसे ही मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। देश अच्छी दिशा में जा रहा है, युवाओं को भटकने नहीं देना, रोजगार देना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, क्राइम को खत्म करना है। आज यूपी के अंदर बड़े बड़े हाईवे, आज हर स्टेट कह रहा है बाबा जी का बुलडोजर आए, बाबा जी जैसे मुख्यमंत्री आए, आज देश खुशहाल है, चर्चा है इस देश की। तो मैं ये चाहता हूँ बाबा जी जैसे मुख्यमंत्री दोबारा फिर जनता चुने और फिर सीट पे बिठाए, हम मिट्टी में मिला दे जाएंगे सारे कर्म। मुझे कुछ नहीं कहना, इन्होंने जो कहना था वो कह दिया, अच्छे से बोल दिया। नहीं देखो, परेशानी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी को, और कहीं खिसक के नहीं जा रहे, सब आप ही की तरफ है, वोट आप ही के, आपके पास इंटैक्ट है। ये आप कैसे तय करेंगे? बिल्कुल गलत तो बात है। मेरा गला दबा दो, दबा दो गला। ये आप कैसे तय कर सकते हैं? अभी गला दबा दो मेरा। देखिए, मिट्टी में कौन मिला? मिट्टी में मिल गया ये लोकतंत्र, मिट्टी में मिल गई सरकार की हैसियत, जिसमें कोई भी गली के गुंडे आकर के उन्होंने आकर के एक अपराधी को ही चाहे मारा हो, लेकिन अपराधी ने मार दिया। बीजेपी। देखिए प्रतीक जी, पिछले कुछ समय से हम एक काल्पनिक विपक्ष की एकता की बात सुन रहे हैं। अभी आप देखेंगे समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, मिट्टी में मिल गया लोकतंत्र, और जनता क्या कह रही है? जनता कह रही है कि बाबा जी का बुलडोजर पूरे देश में डिमांड है उसकी। आप जनता से इतने डिस्कनेक्टेड हैं, इस वजह से आप सत्ता से बाहर हैं। क्या बात? दूसरा, आप नीतीश जी की बात कर रहे हैं। नीतीश जी कौन है? सबसे पहले ये समझिए, बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है नीतीश जी, तीसरे नंबर की पार्टी, और सपने मुंगेरी लाल के देख रहे हैं कि देश की सत्ता बदल देंगे। एक राज्य में, एक प्रदेश में अपनी क्षमता से सरकार बनाने की औकात नहीं है और कहते हैं कि देश की सत्ता बदल देंगे। आज हम चुनावी वर्ष में आ चुके हैं। मैं कहता हूं 10 साल यूपीए के देखे और 9 वर्ष हमने एनडीए के देखे हैं। आप तुलनात्मक विश्लेषण करिए ना, कैसे एक ऐसी सरकार 10 वर्षों तक थी जो ना कोई निर्णय ले पाती थी, पॉलिसी का पैरालिसिस हुआ करता था। आज पूरा विश्व मोदी जी की सरकार को देखता है कि आज निर्णय लेने वाली सरकार है, स्पष्टता रखने वाली सरकार है, आज भारत को विश्व गुरु बनाने की क्षमता रखने वाली सरकार है। यूएस से लेकर यूरोप तक और इस देश की 142 करोड़ जनता ये जानती है, पहचानती है और हर मंचों से कहती है। यूएस ने भी अभी क्या कहा, यूएस सेक्रेटरी जो इंडिया में आए, उन्होंने कहा कि मोदी जी में वो क्षमता है जो भारत को विश्व गुरु बनाते हैं, वो ये भी एक्सेप्ट करने लगते हैं। दूसरी बात, इनके समय में भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं खस्ता हालत वाली अर्थव्यवस्थाओं में होती थी, 2012 पढ़िए जाके, लेकिन आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आया बड़ा गजब का झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने में तो माहिर है। पूरा प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोलते हैं और इनके नेता प्रवक्ता भी बिना तथ्य के झूठ सरेआम बोलते हैं। क्या झूठ बोला? क्या झूठ बोला? अर्थव्यवस्था 2011 में अमेरिका की सेक्रेटरी ने नहीं बोला। सुनिए ना, 2011 में पढ़े लिखे होते तो यह बात इनको याद आती। भारत विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, सबने देखा है। 2011 के बाद लगातार देश में जो विकास का गति था, 14 में क्या था? पेट्रोल डीजल कितने पर था जरा पूछिए, आज कितने पर है पूछिए, महंगाई क्या थी उस समय पूछिए, बेरोजगारी का दर उस समय क्या था, आज क्या है? अब बात विपक्षी एकता, पेट में दर्द हो रहा है। बोले विपक्षी एकता, पेट में दर्द हो रहा है। डर होना तानाशाह का जायज है। तानाशाह तब डरता है जब विपक्ष एक होता है, क्योंकि उसको पता है ये जो भ्रम का और झूठ का जो माहौल पैदा करके देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे सियासत की रोटियां सेधी जा रही है। विपक्ष जब जन विरोधी इस सरकार की नीतियों को उजागर करेगा, एक साथ होगा, ये तिलिस्म जो है ना, ये टूट जाएगा। जी, एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, वो ठीक नहीं शब्द, तानाशाह, वो शब्द ठीक नहीं है, वो किसी भी तरह से शब्द ठीक नहीं है। लेकिन
जो मैंने कहा, आपके पास आऊंगा, आपको दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। ओवैसी साहब कहते हैं AIMIM से, आगे आगे देखिए होता है क्या। नीतीश कुमार कितनी बार बीजेपी से सीएम बने, सदन में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और नीतीश जी ने क्या किया, बीजेपी से लड़ना है तो चेहरे की बुनियाद पर मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा है? ओवैसी कह रहे हैं। बीजेपी की सोच और आपकी सोच में अंतर दिखना चाहिए। जी, वन बाय वन, एक बार एक। हाँ जी, बड़ी हंसी आती है जब वो ऐसी बात करते हैं। ए टीम और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाए थे आप बिहार में, झूठ ना बोलिएगा। दूसरी बात, विनीत भाई बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं, ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है। इन्होंने सुशील मोदी जी का करियर कुर्बान कर दिया और उसके बाद नीतीश कुमार जी के साथ इन्होंने सरकार बना के बैठे। सुशील मोदी जी का करियर क्यों खराब हो गया? क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था, जाहिर सी बात है। इन्होंने बोला तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन बीजेपी ने सपोर्ट किया और वो मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी नहीं बन पाए। नीतीश कुमार के साथ ही सरकार चला रहे थे, नहीं चला रहे थे क्या? ये पीडीपी के साथ सरकार नहीं चला रहे थे क्या? पीडीपी के साथ सरकार चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे? दूसरी बात इन्होंने बोली कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में कुछ नहीं हुआ। अरे खाद्य सुरक्षा बिल कब आया? राइट टू एजुकेशन कब आया? बताइए। न्यूक्लियर डील किसके जमाने में हुई? उसके बाद बताइए कि पेट्रोल के जो दाम है 2014 में ये क्या छोड़ के गए थे, और आज देश की जनता महंगाई बिल्कुल कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई थी। देखिए मेरे भाई की हालत देखिए, एकता के लिए क्या जरूरी होता है, या तो जो एकता करने आ रहे हैं उनकी विचारधारा मिले, या कोई एक नेता हो जिसको वो एक्सेप्ट करें। आधार क्या है एकता का? बताइए किस आधार पे एकता होगी? आज कांग्रेस पार्टी पर, किस आधार पे? सुनिए कांग्रेस पार्टी, सुन लीजिए, धैर्य रखिए। कांग्रेस पार्टी आज एक भारत में फ्रिंज पार्टी के रूप में रह गई है, जिसकी पावर में आने की कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है। केवल और केवल जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके दम पे वो अपने अस्तित्व को बचाने में लगी है। विचारधारा नहीं थी। एक मिनट। और एक इन्होंने तथ्यात्मक झूठ बोला था। आप तो ऐसा भाषण दिए जा रहे हैं त्यागी जी, मतलब मैं आपको पलट के सवाल पूछूं कि सावरकर पे आपको क्या हो गया? सावरकर पे आपको क्या हो गया? लंबी जबान निकलती है सत्ता के लिए। एक से नहीं 2 सवाल पूछो बीजेपी से, 2 सवाल बीजेपी से पूछो। एक मिनट आराम से, 2 सवाल बीजेपी से पूछो। अमित शाह जी तेलंगाना में गए, वहाँ बोल रहे हैं हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। वो किस लिए कर देंगे? क्या मुसलमान इस देश का वासी नहीं है? नहीं भाईजान, बिल्कुल है। रुको है, आराम से। यू कैनॉट मैं आपको एक फंडामेंटल चीज समझा दूं। एक मिनट प्लीज ईशान, त्यागी, मैं एक फंडामेंटल चीज बता दूं। जनता पे आप रिएक्ट नहीं करेंगे, जनता पे रिएक्ट करने का अधिकार किसी भी गेस्ट को नहीं है। जी आ रहा हूं। राइट टू एजुकेशन एक्ट मदरसों पर लागू क्यों नहीं है? कांग्रेस ने क्यों नहीं किया मदरसों पर राइट टू एजुकेशन? उनसे पूछो, नहीं है लागू, मदरसों पर लागू नहीं है राइट टू एजुकेशन। एक सवाल, क्या मुसलमान इस देश का वासी नहीं है क्या, जो आप आरक्षण खत्म करोगे? ये बोल रहे हैं ना कि हम खत्म करेंगे आरक्षण। आराम से। जवाब तो मुझे मालूम है, लेकिन आप जवाब देंगे हल्ला मचा के, वो जवाब चाहते नहीं हम, बिल्कुल संयत भाषा में, और जनता पे रिएक्ट नहीं करेंगे आप। जी देखिए, मेरे भाई ने जो पूछा ना, मैं इनको बोलना चाहता हूँ, मेरे मित्र, संविधान में रिलीजन के आधार पर आरक्षण दिया गया था? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए इस देश के श्रद्धेय संविधान में धर्म के आधार पर क्या आरक्षण देने की व्यवस्था है? यदि है तो आप ले लीजिए आरक्षण, वरना यह देश तय करेगा, संविधान से चलेगा, यह धार्मिक कट्टरता से चलेगा। अब दूसरा इसी पे भाई का इसी का सवाल एक और, ये बात तो सही है कि रिलीजन के आधार पे नहीं था, लेकिन समानता देने के लिए था। तो रिलीजन तो बदल गया लेकिन समानता नहीं आई, तो ये सवाल है, और इस पर कई लोग फंसते हैं। मैं आऊंगा आराम से, 1 by 1। जी
बात आप विपक्षी एकता की थे प्रतीक जी। आप ही देखिए विपक्षों के पार्टी के पास एक ही रीजन है कि मोदी हटाना है, ना उनके पास कोई रीजन है ना कोई विजन है। वो तो मोदी को क्यों हटाना है? मैं यही कहना चाहता हूं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी एक ब्रांड है। जैसे पब्लिक शो में भैया जी कहीं ना एक ब्रांड है, उसको लोग कम्पीट करते हैं। ऐसे ना कहा करिए, सीधा मुद्दे पर आ करिए। नहीं, ये बात सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे ही मोदी जी को हटाने के लिए पहले उनके बराबर आना पड़ेगा। देखिए मोदी जी पूरे 543 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। जी सुना, अरे कहाँ जा रहे हैं? घर में खाना भी बनाना है क्या? अरे 5-6 मिनट और रुकिए, 53 हो गया, 54-55 तक रुक जाइए। कहाँ जाना हुआ? यहीं से आए, दिल्ली से ही है। दिल्ली से? तो आज बाहर खाना खा लीजिएगा। हाँ जी, खाना खाने ही निकले आज। खाना खाने ही निकले? वो मैं चेहरे पे पकड़ लिया था। तो आज घर में खाना न बनाइएगा, यहीं से खा के कुछ पाव भाजी या कुछ बढ़िया जो आपको लगता हो खा के जाइएगा। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ चल रही थी विपक्षी एकता और कहाँ पाव भाजी पे आ गए। पब्लिक का ख्याल रखना नहीं जरूरी है। पब्लिक खड़े रहो, पहले खड़े होना सीखो। जो एक के साथ एक फ्री है उसको छोड़ो। फिर आऊंगा। जी जी प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे विपक्ष के नेता सिर्फ सत्ता के लिए क्यों हो रहे हैं? देश की जो समस्याएं हैं, अलगाववाद है, सांप्रदायिकता है, जनसंख्या नियंत्रण है। वो कह रहे हैं ना, अभी बोला ना, उन्होंने कहा मोदी जी को हटाना है। नहीं, वही मतलब कि सिर्फ मोदी को हटाना है कि देश को बचाना है? तो देश के मुद्दे पे हम लड़ें, हम देश में जो समस्याएं उस पे लड़ें। हमारे तो आप सीधे सवाल पूछे ना इनसे। ये कांग्रेस वालों से इनके पास कोई उत्तर नहीं है। ये 48 साल सिर्फ देश को गुमराह किए, अब देश में काम होने लगा तो इनको समस्या होने लगी। आप बताइए, इतने लोग हैं, देश का विकास जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, किसी भी जाति धर्म विशेष से ऊपर उठ के कैसे होगा? आज हम विश्व में सबसे अधिक आबादी वाले देश के हो गए, और हम कैसे किसी को रोजगार दे सकते हैं? हमारे साथी भक्त ने बहुत अच्छा कहा, 48 वर्षों तक हमने गुमराह किया तो इतना एम्स बनाया, इतना IIT बनाया, इतने विश्वविद्यालय बनाए, इतने लोगों को राइट दिए, पब्लिक राइट। और इन सरकार ने क्या किया? सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया, 20-80 किया, चर्बी गर्मी किया, कब्रिस्तान समस्तान किया, और इसी में ये लोग भक्ति कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है आज देश में कितने एम्स बन गए, कितने IIM बन गए, हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने। ये सिर्फ झूठ बोले और एन केन झूठ बोल के बिजली पानी पे दिल्ली को गुमराह करके देश को गुमराह कर रहा है। ये बात बोल रहे हैं ना, भ्रष्टाचार की भी बातें लोग करते हैं। 2 भ्रष्टाचारी का नाम बताइए जिसको मोदी सरकार ने अरेस्ट किया हो, भाजपा के हैं ना? देखिए, 2 भ्रष्टाचारियों का नाम मैं बताता हूँ। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों बेल पर बाहर हैं, दोनों बेल पर बाहर हैं, दोनों को अपने भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। दूसरा, मेरे पढ़े लिखे भाई ने अभी झूठ बोला यहाँ पे 2014 में भारत 10वीं अर्थव्यवस्था थी, आज 5वीं है। झूठ बोला है मेरे भाई ने जो पढ़े लिखे हैं। अपने मित्र के खिलाफ अभी भी नहीं बोल पाए। ये अपने मित्र के खिलाफ इनसे 2 शब्द नहीं फूटे कि मैं अडानी के खिलाफ। आपने कहा 2 नाम गिराइए, गिरा दिया इसने। दूसरी बात, क्या ये महंगाई पे हमसे डिबेट कर पाएंगे? क्या ये बेरोजगारी पे हमसे डिबेट कर पाएंगे? क्या ये दालों के दाम पे डिबेट कर पाएंगे? चाहिए थोड़ा कम हो रही है, कहने लगे इस पर डिबेट कर पाएंगे, इस पर डिबेट कर पाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, महंगाई पे बिल्कुल बिल्कुल। जब भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था कि 2012 में क्या स्थिति थी, उन्होंने कहा झूठ बोला। मैं 3 क्रेडिट एजेंसियों के नाम बता रहा हूं जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां हैं, मूडीज और स्टैंडर्ड और पुअर्स और फिंच। इन तीनों की 2012, 11 और 13 की क्रेडिट एजेंसियां क्रेडिट रेटिंग्स उठा के देख लीजिए। देश की जो अर्थव्यवस्था थी नेगेटिव में डाल दिया था, मतलब विदेशी निवेश न आए। मैं ये कह रहा हूँ, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी, उन्हीं की खड़ाऊ लेकर के तो अभी तक चल रहे थे इतने साल तक। इनको जहाँ सत्ता मिल जाए तो ये महबूबा मुफ्ती की भी खड़ाऊ उठाने को तैयार हो जाते हैं। कल अखिलेश जी, आज अखिलेश जी क्या करने वाले हैं नीतीश जी के साथ, आप ये बताइए। आप खड़ाऊ की बात कर रहे हैं ना। देखिए, मैं सुनिए, अब मैं बताता हूँ ये विपक्ष है क्या। 38% वोट है, लाट टपकी पड़ रही है। जी देखिए, ये गणित केवल और केवल सपा और विपक्ष को ही आता है कि जो भाजपा को नहीं मिली वो इनकी वोट है। आप इतनी गलत हो ये रहा है कि विपक्षी लोग हैं अपने अपने राज्य में कांग्रेस या एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और बाद में मोदी के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश टेवकन और आप देख रहे हैं
देश का सबसे लोकप्रिय अवार्ड विनिंग कार्यक्रम आर पार। मैं रोज अपने पैनलिस्ट से सवाल पूछता हूं, पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल पूछता हूं, लेकिन व्यूअर्स आज मैं सबसे पहले आपके समक्ष एक सवाल को रखता हूं। सवाल यह है कि अच्छी एजुकेशन के लिए क्या जरूरी है, अच्छे बिजनेस के लिए यानी कारोबार के लिए क्या जरूरी है, अच्छी इन्वेस्टमेंट